Assalamualaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss Werner caliper. So let's begin without any further delay. वर्नियर कैलिपर को हम यूज क्यों करते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो मीटर रूलर था वो सिर्फ 1 मिलीमीटर तक हमें मेजरमेंट को मेजर करके दे सकता है। सिर्फ हम उससे 1 मिलीमीटर तक फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस और लेंथ को। But while using vernier caliper, we can find 1/10 part of the millimeter. हम मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक लेंथ को मेजर कर सकते हैं इजीली। जो 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल वैल्यूज हैं उनको भी हम इजीली कन्वीनियंटली मेजर आउट कर सकते हैं। So this is the use of vernier caliper. So let's begin. It is the instrument used to measure small length down to 1/10 of a millimeter. 1/10 पार्ट 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक ये वर्नियर कैलिपर जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो लेंथ को मेजर कर सकता है, इतनी स्मॉल लेंथ को फाइंड आउट कर सकता है, डिस्टेंस को। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को, उसकी मोटाई को, डायमीटर को, विड्थ को, उसकी चौड़ाई को, डेप्थ को, उसकी गहराई को फाइंड आउट कर सकता है इजीली। द टू स्केल्स ऑन इट आर वर्नियर कैलिपर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू स्केल। ये दो स्केल्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल, विच हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, जिसके दरमियान जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस मेन स्केल के ऊपर कितना होता है, 1 मिलीमीटर का, और ये फिक्स्ड है। जबकि वर्नियर स्केल स्लाइडिंग स्केल है, मूवेबल स्केल है, जिसको हम इजीली स्लाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर तक होती है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स पर ये मुश्तमिल होता है और जो 10 इक्वल पार्ट्स हैं उन दो के दरमियान का डिस्टेंस वो होता है 9 मिलीमीटर। जबकि मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है, जो डिवीजन है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर जो डिवीजन्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 9 मिलीमीटर का है, और वो डिवीजन्स कितनी है, 10 डिवीजन्स है, उनके दरमियान डिस्टेंस 9 मिलीमीटर का है। जबकि मेन स्केल के ऊपर उसके इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी और उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो है 1 मिलीमीटर का। गॉट माई पॉइंट? इसको मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेन स्केल को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर जो हमारा, सपोज करें हमारे पास एक मेन स्केल है, ये दो डिवीजन्स है, ठीक है। इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 1 मिलीमीटर का होगा। कितने का होगा? 1 मिलीमीटर। बट जो हमारे पास वर्नियर स्केल है इसके ऊपर, ठीक है, ये स्लाइडिंग होता है और ये मूवेबल होता है, इसको हम अपनी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। जबकि जो मेन स्केल है ये फिक्स्ड होता है और ये रिजिड होता है, ये मूवेबल नहीं होता। वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स हैं वो 10 होंगी, ठीक है, इसके ऊपर 10 इस तरह की लाइंस होंगी, और जो उन 10 में से दो के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 9 मिलीमीटर का। गॉट माई पॉइंट? मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर का, जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर 9 मिलीमीटर का। ओके, ये दोबारा आपको रिपीट करवा देती हूँ। अ मेन स्केल which has marking of 1 millimeter each, while a vernier scale having 10 division, 10 equal parts, and the distance between those is 9 millimeter. So next proceed करते हैं हम। लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आ रही है, इसको हाईलाइट करें। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन one main scale division MS and one vernier scale VS division. Least count क्या होता है vernier scale का? Is the difference between one main scale division MS and one vernier scale division. मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उसके दरमियान और और वर्नियर स्केल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट। कि किस हद तक वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली, कन्वीनियंटली अपने विदाउट एन एडी एरर अपनी मेजरमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकता है। जो कन्वीनियंट है, ठीक है, जो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन होता है लीस्ट काउंट। अगर इन केस वो रिमूव हो गया है तो आप उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, उसका भी मेथड है।
सो लीस्ट काउंट को कैसे मेजर करेंगे, उसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज मेजर इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल की कोई भी एक डिवीजन जो फर्स्ट 1 डिवीजन है सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन को कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें पता है मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर था, हमने अभी कंसेप्ट समझा है। और जो वर्नियर स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग थी वो हमारे पास क्या थी, 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। दिस इज अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजुअली द लीस्ट काउंट इज फाउंड by dividing the length of one small deviation on main scale by the total number of deviation on the vernier scale, which is again 1 millimeter divided by 10 equals to 0.1 millimeter. हम लीस्ट काउंट को दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मेन स्केल की कोई भी डिवीजन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है स्मॉलेस्ट माइनस वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे। हमें पता है मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो कितना है, 1 मिलीमीटर। जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर जो 10 डिवीजन है उनके दो के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, 0.9 मिलीमीटर। इसको हम 9 भी लिख सकते हैं और मिलीमीटर भी 9 मिलीमीटर और 0.9 भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.1 मिलीमीटर। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये है और दूसरा है, इसको आप हाईलाइट करें, लीस्ट काउंट इज फाउंडेड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटे डिवीजन जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे जितनी भी टोटल डिवीजन हैं, जितनी भी वो वैल्यूज हैं, उनके साथ हम डिवाइड कर देंगे। हमें पता है वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं, 10। ठीक है, और मेन स्केल की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी डिवीजन क्या है, 1 है। 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0.1। सेम आंसर आया जो कि हमने इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट किया और ये वाले भी फार्मूले से। अगेन हम इसको लेबल कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का, स्मॉलेस्ट डिवीजन, इसमें सिर्फ मैं एस से इसको डिनोट कर रही हूँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय द, टोटल को टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास कितनी थी मेन स्केल के ऊपर, 1, एंड द टोटल डिवीजन द वर्नियर स्केल विच इज 10। 10 डिवीजन है ना टोटल वर्नियर स्केल के ऊपर। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आया है, दिस इज द लीस्ट काउंट। सो दे आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। ये फर्स्ट मेथड ये है और सेकेंड मेथड ये है। देन हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन आती है, ये आप देख सकते हैं। ये जो लेंथ वाइज ज्यादा स्केल है, बिगर स्केल है, लार्जर स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है। दिस इज द मेन स्केल और ये फिक्स्ड है, रिजिड है, इसको मूवेबल नहीं कर सकते, इसको आप हिला नहीं सकते। जो ये है, ये छोटा जो स्केल है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी रीडिंग्स हैं और डिवीजन्स दी गई हैं, ये 10 है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्नियर स्केल जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जॉज है जिसे हम अपने इस यहाँ पर स्क्रू है, सॉरी ये स्क्रू है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्ट को टाइट और लूज करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये जॉज है जो इनसाइड जॉज है। ठीक है, ये स्मॉलर जॉज है और ये आउटसाइड जॉज है। ठीक है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं और इससे हम उसका इनर जॉ से, हम इनसाइड जॉ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी थिकनेस। ठीक है, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर। गॉट माय पॉइंट। सो डिस्कस करते हैं। देयर आर टू जॉज, दो जॉज हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, ए एंड बी। ठीक है, ये एक्सटर्नल जॉज हैं। आउटसाइड जॉज को हम एक्सटर्नल जॉज भी कहते हैं, जबकि इनसाइड जॉज को हम इंटरनल जॉज भी कहते हैं। A and B to measure external dimension of an object, where jaw C and D are used to measure internal dimension of an object. ये आप देख सकते हैं A और B क्या हैं,
आउटसाइड है, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल जॉ भी कहेंगे, और ये एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। जबकि सी और डी इनसाइड जॉज हैं, जिनको हम इनर जॉज भी कहते हैं, और ये इनर डायमीटर थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। जो आउटसाइड है वो एक्सटर्नल के लिए, और जो इनसाइड है वो इनर डायमीटर के लिए। गॉट माय पॉइंट? ए और बी क्या है, एक्सटर्नल, जबकि सी और डी क्या है, इंटरनल, इनसाइड जॉज। गॉट माय पॉइंट? A narrow strip that projects from behind the mean scale known as tail or depth gauge is used to measure the depth of a hollow object. ये जो स्ट्रिप दी है आप देख सकते हैं, ये जो टेल है ये क्यों यूज करते हैं, इसे हम किसी भी सिलेंडर के अंदर रखते हैं और उस केमिकल की, उस वाटर की, उस लिक्विड फॉर्म की हम डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, उसकी गहराई फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो ये इसका पर्पस है। अ नैरो स्ट्रिप, ये जो नैरो स्ट्रिप है, ये टेल है, दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम बिहाइंड, जो कि मेन स्केल से निकल रही है, पीछे दी गई है मेन स्केल के, नोन एज टेल, इसको हम टेल भी कहते हैं, और डेप्थ गॉस, इसे गहराई की गॉस भी कहते हैं। और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, दिस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, होलो ऑब्जेक्ट के डेप्थ, गहराई को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। देन मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर, हम किस तरह पैमाइश लेते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए हम अपनी मेजरमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो let's discuss. Suppose an object is placed between the two jaws. The position of the vernier scale on the main scale is shown. Suppose करें हमने कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया अपने इन जॉस के दरमियान, लाइक यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, स्क्रू की मदद से हम टाइट करेंगे ताकि हमारे जॉज उसे फिक्स कर लें और उसकी लेंथ को हम इजीली मेजर कर सकें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड है, और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर 10 डिवीजन आप देख सकते हैं, 10 लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ डिवीजन 10 है। जबकि इन दोनों के दरमियान ये जो दो लाइंस हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, कितना था, 0.9, और जो मेन स्केल के ऊपर ये जो डिवीजन दी गई हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1 मिलीमीटर का। गॉट माय पॉइंट? हम इसे इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए इसको सॉल्व आउट करने के लिए। अंडरस्टूड? सो हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया है अपने वर्नियर कैलिपर में। सो अभी हम इसे फाइंड आउट करते हैं। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। हमने अगर कोई मेजरमेंट लेनी है तो हम देखेंगे उसके अंदर कोई एरर तो नहीं। अगर एरर होगा तो हमारा रिजल्ट जो है उस पर इम्पैक्ट करेगा, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर हमें दोबारा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, इस पर हमारा टाइम कंज्यूम होगा और स्पेस भी ज़्यादा लगेगी। सो हमने देखना सबसे पहले इसमें एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कंसाइड करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये कंसाइड कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है, वो एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट है। अंडरस्टूड? सो find a vernier scale making or division which is in line with any of the main scale marking shown as. हमें पता चल गया हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है। अब हमने रीडिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो जब तक हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो नहीं आ जाता तब तक हमने मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ तक जो हमारे पास रीडिंग होगी मेन स्केल के स्टार्टअप से वर्नियर स्केल के जीरो तक, ये हमारे पास किसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल की, ओके। तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी, देन हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग डिवीजन्स की मैच करेगी, दैट इज द वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल वैल्यू, ओके। मेन स्केल की रीडिंग हमने कैसे फाइंड आउट की, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। मेन स्केल की रीडिंग हमने फाइंड आउट करनी है वहां से अपने स्केल के स्टार्टअप से लेकर जब तक वर्नियर स्केल का जीरो नहीं आ जाता, वो हमारे पास किसकी रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग है, ओके। और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग वो है, ये आप देख सकते हैं ये मेन स्केल है, इसके ऊपर हमने वर्नियर स्केल लगाया हुआ है, ठीक है। जो मेन स्केल का कोई पॉइंट है और वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट है जो आपस में कंसाइड कर रहा है, मीट कर रहा है एक जगह पर, लाइक यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, उन दोनों की लाइन एक जगह कंसाइड कर रही है, मीट कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो दैट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल। गॉट माय पॉइंट? और लीस्ट काउंट आपको पता है हमने किस तरह फाइंड आउट किया था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल।
और वैसे भी वो जो है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन होता है। सो ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हाईलाइट करें। लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हमने उसकी मेजर करनी है लेंथ, तो हमारे पास फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर स्केल रीडिंग। सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करनी है, वो हमने कैसे फाइंड आउट की उसे रिपीट कर लेते हैं। मेन स्केल का स्टार्टअप जब तक 1 ईयर स्केल का 0 नहीं आ जाता, ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी। और 1 ईयर स्केल की रीडिंग क्या होगी, जो मेन स्केल की रीडिंग और 1 ईयर स्केल का पॉइंट जो है एक जगह मीट करेगा, कोई पॉइंट उन दोनों की लाइन ज्वाइन करेगी, कंसाइड करेगी, वो हमारे पास किसकी रीडिंग होगी, 1 ईयर स्केल की। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट और 1 ईयर कैलिपर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने मेन स्केल के साथ ऐड कर देना है। सो आप देख सकते हैं मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 4.3 आई, आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमने किया ना जब तक 0 नहीं आ गया, तो 4 ही था, ये 4.1 4.2 एंड 4.3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.3 बन रही है, किसकी वैल्यू है, मेन स्केल की। हमने यहाँ पे पुट कर दी और हमें पता था जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो 0.01 है 1 ईयर कैलिपर का, और जो 1 ईयर स्केल की रीडिंग है ये आप देख सकते हैं 4 इसका भी मैच कर रहा है और मेन स्केल का भी मैच कर रहा है, तो हमारे पास 1 ईयर स्केल की रीडिंग क्या होगी, 4। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमने मेन स्केल के साथ ऐड कर दिया उसे, तो हमारे पास आंसर आया 4.34 सेंटीमीटर। So this is the whole steps that we follow in order to measure the reading or length by using vernier scale. Checking of the zero error. हम किस तरह देखेंगे कि किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है, हमारे वर्नियर कैलिपर एरर फ्री है कि उसमें एरर मौजूद है, ठीक है। So let's discuss. Following are some important points to keep in mind before checking zero error. हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे अगर हमने देखना है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है या नहीं है। Step number 1, A. If on joining the jaws A and B, the zeros of the mean scale and the vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error in the instrument called zero error. अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कंसाइड नहीं कर रहा, दोनों बराबर नहीं है, एक लाइन पे नहीं आ रहे, देन हमें पता चल जाएगा, हम एस्टिमेट लगा लेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और उस एरर को हम क्या कहेंगे, जीरो एरर। इफ ऑन ज्वाइनिंग, अगर हमने दोनों जॉज ए और बी हमने यहाँ पे देखे थे, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, आप देख सकते हैं मेन स्केल का 0 यहाँ है और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है, ये दोनों कंसाइड नहीं कर रहे, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर के चांसेस है। गॉट माय पॉइंट। If on joining the jaws A and B, the zero of the main scale and the vernier scale do not exactly coincide, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, दोनों 0 यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर नहीं मिलेंगे, इस तरह नहीं होगा, देन उस केस में हमारे पास एरर प्रेजेंट होगा, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। ये बेटे जीरो एरर की डेफिनेशन है, आप इसको मार्क करें, हाईलाइट करें, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इफ ऑन ज्वाइनिंग the jaws of A and B, the zero of the main scale and the vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error which is in the instrument which is called zero error. Got my point? So let's discuss other के हम इस जीरो एरर को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सबसे पहले हमें जो स्केल है उन दोनों के जीरोस को कंसाइड करना होगा, ठीक है। और जो एरर है उसके भी 3 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है जीरो एरर, नेगेटिव होता है और एक जीरो एरर होता है। अब पॉजिटिव एरर किस तरह होगा, नेगेटिव कैसे होगा, अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ओके। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड पे है, दाई साइड पर है, of the zero of the main scale, then this instrument will show slightly more than the actual length, hence these zero error are subtracted from the observed measurement, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर करेंगे, और पॉजिटिव एरर को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसे हम एक्चुअल जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है। ये नहीं कि आप पॉजिटिव देखें और आप एडिशन कर दें उस एरर में, हमने उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब वो राइट साइड पर होगा और वो पॉजिटिव होगा। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। सपोज हमारे पास ये मेन स्केल है, ठीक है, ये M है एंड ये इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। अगर ये हमें पता है जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल है, जबकि जो मेन स्केल है वो फिक्स्ड है और रिजिड है, इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, जबकि वर्नियर स्केल स्लाइटली मूवेबल है। सो अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का 0, ठीक है, राइट साइड पर है और मेन स्केल का 0 अपनी जगह पर ही है, ठीक है,
वो लेफ्ट साइड पर है, और वर्नियर स्केल का 0 हमने वर्नियर स्केल के 0 को देखना है। मेन स्केल का तो फिक्स्ड ही रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। वर्नियर स्केल का 0 हमें परेशान करेगा, वो एरर का बाइस बनेगा। गॉट माय पॉइंट? वर्नियर स्केल का 0 अगर राइट साइड पर है, राइट साइड पर है ना, इधर तो नहीं ना है, इसके साथ कंसाइड तो नहीं ना कर रहा, तो मतलब हमें पता है ये कंसाइड नहीं कर रहा, तो एरर है। अब हम ये देखना चाहते हैं ये पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आप देख सकते हैं, जब ये राइट साइड पर है तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव एरर, और पॉजिटिव एरर को हम एक्चुअल वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से, ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आए, हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए, इजीली आए, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाए। ओके, सो हमने एक्चुअल वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि अगर वो उसके अंदर रहेगा तो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा हमें देगा, मोर देन द लेंथ देगा, ठीक है, एक्चुअल से दोबारा रिपीट करते हैं। If the zero of the vernier scale is on the right side, जब वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड पर पाया जाएगा, दाएं हाथ पे पाया जाएगा, of the zero of the main scale, जबकि मेन स्केल अपनी जगह पर ही है, then the instrument will show slightly more, ज्यादा बताएगा एक्चुअल वैल्यू से लेंथ को, ठीक है। फिर वो ज्यादा बता रहा मतलब एरर है, सो अगर वो ज्यादा बता रहा है, अगर वर्नियर स्केल राइट साइड पर है, तो वो एरर कौन सा है? पॉजिटिव एरर। और हम उसको कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑब्जर्व मेजरमेंट, ठीक है, विद द जीरो एरर, जो एरर आया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल वैल्यू में से। गॉट माय पॉइंट? To find the zero error, note the number of the divine on the vernier scale, which is exactly in front of any divine of the mean scale. Multiply this number with the least count, the resultant number, as the zero error of this instrument. The observed reading is constructed by subtracting the zero error from it. हमने वही उसने बात की कि हम जीरो एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अभी हमने लीस्ट काउंट में देखा। पहले हमने जो मेन स्केल है उसको ऐड करना है लीस्ट काउंट के साथ, देन हमने वर्नियर स्केल के साथ उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, और जो एरर है पॉजिटिव एरर हमने फाइंड आउट किया उससे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। पॉजिटिव ने हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, ये ना आप पॉजिटिव समझिए और आपके दिमाग में एडिशन आ जाए फौरन से ना, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मेक श्योर पॉजिटिव एरर में हम हमेशा एक्चुअल जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से अपने एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन ही हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी ना। ये वही बात रिपीट की हुई है। ओके, टू फाइंड द जीरो, नोट द नंबर ऑफ द डिवीजन इन द वर्नियर स्केल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 10 डिवीजन है उसके ऊपर, इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल की रीडिंग को फाइंड आउट करना है, पहले वर्नियर स्केल की फिर मेन स्केल की, मल्टीप्लाई विद दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट जो हमें पहले ही मेंशन है उसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई किया है लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल के साथ, देन हमने मेन स्केल के साथ ऐड कर दिया। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। देन ऑब्जर्व रीडिंग इज करेक्टेड, उस जो ऑब्जर्व रीडिंग एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल लेंथ मेजरमेंट से ज्यादा आ रही है उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपने मिस्टेक को अपने एरर को इरेडिकेट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एरर को एक्चुअल वैल्यू में से, वही बात। अंडरस्टूड? देन हमारे पास नेगेटिव एरर कब होगा? इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड पर होगा वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल का तो आपको पता है हमें तंग नहीं करेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, रिजिड रहेगा, वर्नियर स्केल का शैतानी करेगा, ठीक है, वर्नियर स्केल का मूव करेगा स्लाइटली, वही हमें परेशान करेगा। अगर वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो देन हमारे पास जो एरर होगा वो नेगेटिव एरर होगा, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं इस तरह, ये हमारे पास मेन स्केल आ गया, ठीक है, फिक्स्ड है, अच्छा बच्चा है। जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये हमें परेशान करेगा। मेन स्केल का जो इसको दोबारा से बना लेते हैं, हमारे पास वही पॉजिटिव का बन गया, मेन स्केल है, ठीक है, और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वर्नियर स्केल का यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये कंसाइड नहीं करे, हमें पता चल गया एरर है, लेकिन कौन सा एरर है? वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पर आ रहा है जीरो, जबकि मेन स्केल का वहीं पर अपनी जगह पर। लेफ्ट साइड पर जब आएगा तो हमारे पास एरर क्या होगा? नेगेटिव एरर। और हम इसके इरेडिकेट कैसे करेंगे? एक्चुअल में से ऐड करेंगे, एक्चुअल में से एरर को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये कम वैल्यू देगा। जब ये एरर प्रेजेंट है किसी भी मेजरमेंट में तो हमें ये एक्चुअल में से कम देगा, तो जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स डिस्कस, द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ, ठीक है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पर पाया जा रहा है, तो हमें ये कम बताएगा एक्चुअल वैल्यू में से, एक्चुअल मेजरमेंट को कम करके दिखाएगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को जब कम करेगा तो हम एरर को ऐड करेंगे तभी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी ना, hence the zero error is added, so इस वजह से हम जीरो एरर को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर जीरो एरर है
नहीं है तो फिर वो कम बता रहा है, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल आ जाएगा। जबकि पॉजिटिव में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था और उसे राइट साइड पे प्लेस किया था। गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, if 3 is the number of division coinciding with the any main scale division, then 3 is the subtracted from 10। अगर 3 जो है ना वो हमारे पास जीरो एरर है, कंसाइड कर रही है मेन स्केल के ऊपर, तो हमारे पास एरर क्या होगा, जी 3। ठीक है, तो हम इससे 10 के अंदर जो हमें पता है 1 ईयर स्केल की नंबर ऑफ टोटल डिवीजन 10 थी। ठीक है, इसमें से हम उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे पाया जा रहा है ये, और बाद में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, जो कि फॉर्मूला था। Therefore, the zero error in this case will be 0.7 millimeter. For the correction, it is added in the observed value। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जो हमारा एरर फाइंड आउट हो गया, जीरो एरर। तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव है, तो हम इसे करेक्ट करने के लिए ऐड कर देंगे एक्चुअल के अंदर। गॉट माई पॉइंट? So this is all about 1 year scale. So let's discuss side information box, लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। लैब के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, हैंडल ऑल ऑपरेटर्स एंड केमिकल्स केयरफुली एंड करेक्टली। हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और केयरफुल, मतलब अपने आप ध्यान रखना चाहिए कि एक्सप्लोजन ना हो जाए, ज़्यादा केमिकल्स ऐड ना हो जाए। ठीक है, ब्लास्ट ना कहीं हो जाए। ऑलवेज चेक द लेबल ऑन द कंटेनर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस इट कंटेन। कोई भी हम केमिकल ऐड करें, हमें देखना है वो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइक हम HCl की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लेंगे, उससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है। So, do not taste any chemical unless otherwise instructed by the teacher। कोई भी आपने केमिकल टेस्ट नहीं करना, वहां पे चखने नहीं बैठ जाना इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, इट्स हार्मफुल, इट्स डेंजरस, इट्स मे बी फैटल, या आपकी जान का खतरा भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। कुछ पॉइजन केमिकल भी होते हैं, पेस्टिसाइड भी होते हैं। डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले इन द लेबोरेटरी। आपने खेलना नहीं है, खाना नहीं है, प्ले वो ड्रिंक नहीं करना, पीना नहीं है, खेलना नहीं है। ठीक है, लैब के अंदर, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप इन केस कुछ खा रहे हैं और वो जो सब्सटेंस है आपके जो है केमिकल के अंदर, आपके जो मिक्सचर है कंटेनर, उसके अंदर मिक्स आउट हो जाए, तो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप प्ले कर रहे हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट बाय चांस आपसे गिर सकता है, टूट सकता है। डू नॉट टैम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मीन्स एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबोरेटरी। किसी भी आपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को छूने से पहले एहतियात बरतनी है। ठीक है, वायर्स को डायरेक्टली आपने हैंड से नहीं पकड़ लेना और वो स्विच ऑन नहीं कर देना, इससे आपको करंट लग सकता है, इट्स में भी फैटल, आपकी डेथ भी कॉज हो सकती है इससे। नेवर वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी नियर वाटर। जब आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, लाइक आप कोई स्विचेस का, गेट्स का काम कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आपने उसके पास पानी नहीं रखना। आपको पता है जो वाटर है एक जो है सेमीकंडक्टर है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है और वो आपकी बॉडी जो है वो बैड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी बॉडी से पास आउट हो सकती है और इट्स में बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एज पर योर लाइफ। डोंट प्लेस फ्लेमेबल सब्सटेंस नियर नेकेड फ्लेम्स। जो बर्नर्स होते हैं उनके पास आपने कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं रखना, कोई प्लास्टिक नहीं रखना, उससे आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वॉश योर हैंड्स आफ्टर ऑल लेबोरेटरी वर्क। अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है ताकि कोई केमिकल इन केस अगर आपके हाथ पे लगे और आप अपनी आईज को साफ ना करने लग जाएं। ठीक है, इससे आपकी आई में इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, मे बी आप की आई खराब भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। So this is the whole lecture. I hopeful that this lecture will helpful for you. So stay connected with me and like, subscribe my channel, share with your friends. Thanks for watching. Allah Hafiz.